हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। अच्छे से पढ़ाई हो रही है आप लोगों की। तो आज अपन इस लेक्चर में परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पर बेस्ड थ्योरी भी पढ़ेंगे और इनके थ्योरम्स जो है परमुटेशन कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से रिलेटेड उनको पढ़ेंगे और प्लस कुछ स्टैंडर्ड इलस्ट्रेशंस भी करेंगे। और आज एक इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन और मैं आपको देने जा रहा हूँ। तो आज से पहले मैंने 3 लेक्चर ले रखे हैं परमुटेशन पर, तो उस पर बेस्ड एक डीपीपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, वहां से उसको पिक कर डीपीपी ले लीजिएगा और उसको अटेम्प्ट कीजिएगा, है ना। और नेक्स्ट क्लास में जो 5th लेक्चर हमारा आएगा वो डीपीपी का डिस्कशन पर होगा, प्लस जो टाइम बचेगा उसमें मैं थ्योरी भी देखूंगा। तो आपके जो डाउट्स आए, जैसे आप डीपीपी को अटेम्प्ट करेंगे तो वो आपके कुछ डाउट्स आएंगे, तो उन डाउट्स के नंबर्स आप क्वेश्चन नंबर मेरे को सेंड कर देंगे थ्रू मैसेंजर के। सर मैंने 25 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट कर लिए हैं, इनमें हमारे ये 5 क्वेश्चंस डाउट आ रहे हैं, है ना। तो मैं देख लूंगा जो मेरे को लगेंगे अच्छे क्वेश्चन है, मैं उन सभी का डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है ना। चलिए तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से, परमुटेशन। What is the definition of permutation? तो लिखिए नोट्स में आप लोग अपने। Permutation means arrangement in a definite order of things, arrangement in a definite order of things which may be alike or different, taken some or all at a time। तो बच्चों ये है परमुटेशन की डेफिनेशन। परमुटेशन मींस व्हाट? परमुटेशन मींस अरेंजमेंट। परमुटेशन मींस व्हाट? अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर ऑफ थिंग्स, यानी ऑर्डर यहाँ पर इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है, यानी किस ऑर्डर में हमने ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है। तो परमुटेशन मींस व्हाट? परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। और जो ऑब्जेक्ट आप अरेंज कर रहे हैं वो किस टाइप के हो सकते हैं? वो आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि उसमें से कुछ ऑब्जेक्ट आइडेंटिकल हो और कुछ ऑब्जेक्ट आपके डिफरेंट हो, ठीक है ना। और एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा है मैंने, टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी ये जरूरी नहीं है कि जो ऑब्जेक्ट्स गिवन है उनमें से सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेकर आपको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ऐसा भी हो सकता है कि 10 ऑब्जेक्ट गिवन है और 10 में से आपने केवल 4 ही ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया और फिर उनको अरेंज किया, ठीक है ना। तो फाइनली मैं बोल रहा हूँ परमुटेशन मींस व्हाट? परमुटेशन मींस अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। और वो ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं? आपके आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आप सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ एक अरेंजमेंट निकालें, या फिर कुछ को छोड़ दें, बाकी बचे हुए को लेकर आप अरेंजमेंट निकालें, ठीक है ना। तो परमुटेशन में बच्चों इंपॉर्टेंट क्या है? परमुटेशन में इंपॉर्टेंट होता है उनका इंटरनल ऑर्डर। तो यहाँ पर एक लाइन लिख सकते हैं, इट रिफर्स टू द सिचुएशन, it refers to the situation where the order of occurrence of the events is important। यार यहाँ पर मेरे बोलने का ये मीनिंग है कि परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इज इंपॉर्टेंट। जैसे 5 डिजिट्स गिवन थी, 1 2 3 4 5, है ना, और मेरे को 2 डिजिट सिलेक्ट करनी थी, 2 डिजिट को अरेंज करना था। जैसे सपोज दैट मैंने 2 और 3 को पिक किया, तो यहाँ पर ये मैटर करेगा पहले आपने किसको लिया है, बाद में किसको लिया। जैसे 2 को पहले यूज करें, 3 को बाद में यूज करें, तो एक नंबर 23 बनता है। इन केस मैं 3 को पहले यूज कर लूं, 2 को बाद में यूज करूं, ऑर्डर चेंज कर दो। ऑब्जेक्ट देखिए भाई, ये ऑब्जेक्ट 2 और 3 लिए, लेकिन यहाँ पर मैंने पहले 2 को पहले प्रेफरेंस दी, 3 को बाद में यूज किया, तो नंबर 23 जनरेट हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम 3 को पहले यूज करें, 2 को बाद में यूज करें, तो देखिए नंबर क्या जनरेट हो रहा है, 32।
तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर भी मैटर करता है कि आप ऑब्जेक्ट्स को किस ऑर्डर में यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट अब बात करते हैं कॉम्बिनेशन की। तो परमुटेशन और कॉम्बिनेशन बच्चों बस एक माइनर सा डिफरेंस होता है। कॉम्बिनेशन में बस ये बोला गया है कि ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो 2 3 और 3 2 दोनों एक ही बातें होती है, लेकिन परमुटेशन की बात करेंगे तो 2 3 और 3 2 दो डिफरेंट अरेंजमेंट है ना। तो it refers to the situation where the order of occurrence of the events is not important। मतलब कॉम्बिनेशन में बच्चों ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर मैटर नहीं करता है, लेकिन परमुटेशन में ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है। तो यही इन दोनों के बीच में मेजर डिफरेंस है। परमुटेशन में इंटरनल ऑर्डर हम ऑब्जर्व काउंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम इंटरनल ऑर्डर काउंट नहीं करते, है ना। तो यहाँ पर स्टार मार्क डाल के एक पॉइंट लिख लेते हैं। ए बी एंड बी ए आर two different permutations। ए बी और बी ए दो डिफरेंट परमुटेशन है, बट सेम कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन सेम है क्यों बच्चों? कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। कॉम्बिनेशन मींस सिलेक्शन। जैसे सपोज दैट कि 11 प्लेयर्स हैं, 11 प्लेयर्स में से मेरे को 2 प्लेयर को सेलेक्ट करना है ओपनिंग बैट्समैन के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है यार, मैं रोहित शर्मा को पिक करूं और उसके बाद शिखर धवन को पिक करूं, ठीक है ना। तो पहले रोहित पिक करूं, बाद में शिखर पिक करूं, या फिर पहले शिखर को पिक करूं, रोहित को बाद में पिक करूं। लेकिन आप देखिए ओपनिंग पेयर तो बच्चों सेम ही बनेगा ना यार। ओपनिंग बैट्समैन यही है हमारे, रोहित शर्मा एंड शिखर धवन। तो किसी को पहले पिक करे, किसी को बाद में पिक करे, मैटर नहीं करता, क्योंकि ओपनिंग पेयर हमें टीम बनानी, ओपनिंग पेयर सेलेक्ट करना, तो ओपनिंग पेयर सेम रहेगा। लेकिन यही बात अगर डिजिट पर बात की जाए और हम नंबर्स बना रहे हैं तो ये बात यहाँ पर फॉलो नहीं होगी, क्योंकि अगर हम डिजिट्स की बात करें 2 और 3 तो यहाँ से नंबर 23 बनता है, यहाँ से नंबर 32 बनता है। तो आप एक तरह समझ ले कहीं पर भी अगर सिलेक्शन वर्ड यूज हो रहा है, जैसे बच्चों को इनिशियल लेवल पर जब वो स्टार्टिंग के लेक्चर्स पढ़ते हैं तो उनका एक जेन्युइन डाउट आता है कि सर पढ़ तो लिया लेकिन अब ये फील नहीं आ रहा है कि कॉम्बिनेशन कहाँ पर यूज करना है एंड वेयर टू यूज परमुटेशन। तो एक इंपॉर्टेंट एंड मैं यहाँ पर लिख मेंशन कर देता हूँ। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर ये वर्ड एसोसिएटेड है अरेंजमेंट, दिस वर्ड इज एक्चुअली एसोसिएटेड विद परमुटेशन। The word arrangement is associated with permutation, and the word next साइड में चलते हैं, and the word selection। अगर किसी भी क्वेश्चन की लैंग्वेज में ये वर्ड यूज हो रहा सिलेक्शन, तो सिलेक्शन इज एसोसिएटेड विद कॉम्बिनेशन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप कहीं पर भी इनिशियल लेवल पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप इस लाइन को ध्यान रखिएगा बच्चों। किसी भी क्वेश्चन में अगर अरेंजमेंट वर्ड एसोसिएटेड है तो इट मींस आपको वहां पर परमुटेशन यूज करना है, वहां पर ऑब्जेक्ट्स का इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है। लेकिन इन केस क्वेश्चन में ये वर्ड यूज हो रहा है सिलेक्शन, सिलेक्शन में ए बी और बी दोनों एक ही बात होती है, टीम। सिलेक्शन का मतलब आपको टीम बनानी है, तो टीम तो एक ही बनेगी यार, ए बी ले लें चाहे बी ए ले लें, तो ग्रुप तो सेम रहेगा हर एक वर्सन में। तो सिलेक्शन यूज हो रहा है तो वहां पर आप कॉम्बिनेशन का यूज करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले क्या है, कैसे निकालते हैं। तो हेडिंग डाल लें यूजफुल थ्योरम्स।
Theorem number 1. Number of permutations of n different things taken R at a time. Where R lies from 0 to n. ठीक है ना। तो पहली थ्योरम है नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग टेकन R एट ए टाइम इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट किससे करते हैं, डिनोटेड बाई NPR। NPR से डिनोट करते हैं, या कहीं कहीं पर सोर्सेस में देखेंगे इस तरह का नोटेशन भी यूज करते हैं, P of NR। अंडरस्टूड है, N इज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड R इज अ सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट मतलब जो ऊपर स्क्रिप्ट आती है इसको सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं, और जो नीचे स्क्रिप्ट यूज होती है दैट इज नोन एज सबस्क्रिप्ट। ठीक है ना। वेयर NPR का बच्चों फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, अपर फैक्टोरियल अपॉन डिफरेंस फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू प्रूव दिस थ्योरम। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देख लीजिए, नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। अपने पास ऑब्जेक्ट कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स, और सारे ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, एंड टेकन R एट ए टाइम। n ऑब्जेक्ट्स में से मेरे को R ऑब्जेक्ट्स को लेकर परमुटेशन ही अरेंजमेंट निकालनी है ना। तो मैथमेटिकली उसे डिनोट करेंगे NPR से, और उसका फॉर्मूला होगा फैक्टोरियल अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, यानी इतनी अरेंजमेंट बनेगी। अब बात करते हैं अरेंजमेंट निकालेंगे कैसे। तो बच्चों कभी भी मैंने आपको बोल रखा है पहले 3 लेक्चर में भी कि आपको नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट निकालनी है, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट, है ना। ब्लैंक बॉक्स कंसेप्ट क्या होता है, आपको जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, देखिए n क्या है, ये n तो है गिवन ऑब्जेक्ट, और आपको अरेंज कितने करने हैं, इतने ऑब्जेक्ट अरेंज करने हैं, है ना। तो R ऑब्जेक्ट्स जो है इनको अरेंज करना है। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में क्या बोला था, आपको जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हो उतने ब्लैंक बॉक्सेस बना लीजिए। तो मैंने R ऑब्जेक्ट्स अरेंज करने हैं, तो R बॉक्सेस बना लिए, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन R। तो ये कितने बॉक्सेस हो गए यहां से यहां तक, R बॉक्सेस। ठीक है ना। उसके बाद हम ये देखते हैं कि इन ब्लैंक बॉक्सेस को गिवन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प हम कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं। जितने डिफरेंट मैनर बॉक्स फिलिंग के होंगे उतनी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट आएंगी। ठीक है ना। तो अब हमें ये देखना है इन R बॉक्स को फिल करना n ऑब्जेक्ट्स की हेल्प है। तो थोड़ी देर के लिए अपने आप को समझाने के लेट कर लीजिए, वो n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट A1 A2 A3 अप टू AN है ना। अब मुझे क्या करना है, मेरे को ये बॉक्स फिल करने हैं इन ऑब्जेक्ट्स की हेल्प से। चलिए बताइए, पहले वाले बॉक्स को कितने डिफरेंट मैनर से फिल कर सकते हैं। पहले वाले बॉक्स को फिल करने के लिए n डिस्टिंक्ट मैनर है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। तो पहले वाले बॉक्स को n डिफरेंट मैनर से फिल किया जा सकता है। जब पहला बॉक्स फिल हो गया, यानी कोई एक ऑब्जेक्ट यूज हो गया, अब एक यूज हो गया तो उसको आगे किसी बॉक्स में यूज नहीं कर सकते। तो अब सेकंड बॉक्स के लिए कितने अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स होंगे, n-1, उसको n-1 तरह से फिल कर सकते हैं, है ना। जब सेकंड फिल हो गया तो इसका मतलब 2 ऑब्जेक्ट यूज हो गए, तो इन 2 ऑब्जेक्ट को हटा दिया हमने, और अब थर्ड बॉक्स को फिल करने के कितने मैनर होंगे, n-2, फोर्थ बॉक्स को फिल करने के n-3 एंड अप टू सो ऑन। लास्ट वाले ऑब्जेक्ट बताइए बच्चों, लास्ट ऑब्जेक्ट को कितने तरह से फिल कर, लास्ट बॉक्स का मतलब वो rth बॉक्स को कितने डिफरेंट तरह से फिल कर सकते हैं। तो देखिए, फर्स्ट बॉक्स में n मेथड है, सेकंड बॉक्स में n-2, थर्ड बॉक्स सेकंड बॉक्स में n, फर्स्ट बॉक्स में n, सेकंड के n-1, थर्ड बॉक्स के n-2, फोर्थ बॉक्स के मैनर कितने, n-3। जब मैं 4 बोल रहा हूं तो मैनर n-3 आ रहा, 5 बोलूंगा तो n-4 आएगा। 10th बॉक्स को फिल करने के n-9 मैनर होंगे। तो ये जो rth बॉक्स है, तो इस rth बॉक्स को फिल करने के मैनर एक कम, n-r-1। आ रही बात समझ में। तो
तो देयरफॉर NPR जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी n into n minus 1। सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हमें सारे ऑब्जेक्ट एक साथ मतलब r ऑब्जेक्ट सभी को एक साथ अरेंज करना है अप टू सो n minus r minus 1। ये रिजल्ट आ रहा है क्या? ठीक है। अब यार इसको मैं एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, ये जो NPR लिखा हुआ है इसको एक फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, तो इसको रिपीट कर लेते हैं। NPR की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, n into n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r minus 1। और मैं यार इसको फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देना चाहता हूँ, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा समझा देता हूँ। सपोज करो ये कोई नंबर है 9876, मैंने कहा इसको फैक्टोरियल में कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन फैक्टोरियल्स। तो फैक्टोरियल में कन्वर्ट करने के लिए फैक्टोरियल में पढ़ा था, फैक्टोरियल n क्या होता था, 1 से n तक का कंटीन्यूअस प्रोडक्ट। तो ये 9876 है, तो 6 के बाद वाले नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैंने क्या काम किया, इसमें ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 1 2 3 4 5 6 4 5 से, तो 5 4 3 2 1, इन 5 नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, इन 5 नंबर से मैंने नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब एडवांटेज क्या मिला, देखिए 1 से लेकर ये 9 तक का कंटीन्यूअस प्रोडक्ट हो गया, जैसे आई थिंक आप बोलेंगे फैक्टोरियल 9, और ये नीचे 1 से 5 तक का कंटीन्यूअस प्रोडक्ट है, जैसे बोलेंगे फैक्टोरियल 5। तो इस तरह के नंबर को हम फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, जो मिसिंग नंबर है उनका ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है ना। तो अब मैं बस यही अप्रोच यहाँ पर यूज करने जा रहा हूँ टू रिप्रेजेंट दिस फॉर्मूला इन फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो n minus 1 n minus 2 up to so on n minus r minus 1, इसमें मल्टीप्लाई मैंने किससे कर दिया, 1 2 3 up to n minus r से। तो इसके जस्ट बाद नंबर बताइए कौन सा आएगा, इसके जस्ट बाद नंबर आएगा n minus r, है ना। तो 1 से n minus r तक का मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, फैक्टोरियल n minus r से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, और फैक्टोरियल n minus r से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब आप यहां से यहां तक फैक्टोरियल n minus r का मतलब वो 1 से n minus r तक का प्रोडक्ट है, और ये आगे से यहां से सीरीज चालू होगी, कहां पर टर्मिनेट हो रही, n पर। तो 1 से स्टार्ट होके n पे टर्मिनेट हो रही, तो इट मींस ये ऊपर क्या आ जाएगा फैक्टोरियल n, और नीचे क्या आ जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n minus r। दिस इज फॉर्मूला फॉर NPR, ठीक है बच्चों। तो ये फॉर्मूला आ गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n minus r। यहाँ से फर्दर हम कुछ रिजल्ट निकाल सकते हैं। इफ r इक्वल्स टू n, पर्टिकुलर केस इफ r इक्वल्स टू n, देन r को n ले ले। r को n लेने का मतलब है कि n ऑब्जेक्ट्स गिवन थे और सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ लेके आपको अरेंज करना था। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, तो नीचे 0 आ जाएगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 0 क्या होता है 1 होता है, तो ये फैक्टोरियल n आ जाएगा। तो NPN की मींस क्या हो गया कि n ऑब्जेक्ट्स में से सारे ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना, तो टोटल अरेंजमेंट कितने बनेंगे फैक्टोरियल n। आप लिख भी सकते हैं नंबर ऑफ परमुटेशंस ऑफ n डिस्टिंक्ट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम, टेकन ऑल एट ए टाइम। मतलब n ऑब्जेक्ट गिवन थे और उनमें से सारे ऑब्जेक्ट को एक साथ लेना था। तो गिवन ऑब्जेक्ट n है, आपको अरेंज भी सारे के सारे एक साथ करने, तो उसका फॉर्मूला आ गया फैक्टोरियल n, ठीक है ना। जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स दे दिए, जैसे 5 मैंने आपको लेटर्स दे दिए A B C D E, मैं आपसे कहूं इन पांचों लेटर को एक साथ यूज करके आप कितने डिफरेंट परम्यूटेशन बना सकते हैं। तो 5 ऑब्जेक्ट गिवन और 5 के पांचों लेने हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको फैक्टोरियल 5। या फिर ब्लैंक बॉक्स से चल के देख लें, इस बॉक्स को फिल करने के 5 मैनर्स, इसके 4 5 4 3 2 1, समझिए बच्चों। तो ऑब्वियसली कितना आ गया फैक्टोरियल 5। तो अगर सारे ऑब्जेक्ट एक साथ लेने तो सीधा आंसर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं फैक्टोरियल n, ठीक है। अब आगे मूव करते हैं, परम्यूटेशन हो गया अपना। अब आगे बात करते हैं थ्योरम नंबर 2 की, कॉम्बिनेशन वाला रिजल्ट। थ्योरम नंबर 2, देखिए थ्योरम 2 का स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस number of combinations, combination बोले या फिर selection बोले, both have the same meaning, synonyms हैं।
जैसे वहां पर परमुटेशन में हम अरेंजमेंट भी वर्ड यूज कर लेते हैं, कॉम्बिनेशन में हम सिलेक्शन यूज कर लेंगे। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ द सिलेक्शंस ऑफ n different things taken r at a time तो r कैसा है 0 से n is denoted by। अब देखिए कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो इसमें नोटेशन हम यूज करते हैं एनसीआर भी यूज कर लेते हैं, कहीं कहीं पर सोर्सेस में हमें ऐसा भी दिखता है, और स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ेंगे आप कुछ फॉरेन राइटर्स वगैरह तो इस तरह का नोटेशन भी यूज करते हैं, है ना। एक स्मॉल ब्रैकेट में एन और आर अंडरस्टूड है, दे आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्बिनेशन वेयर एन इज अ सुपरस्क्रिप्ट एंड आर इज अ सबस्क्रिप्ट, है ना। एंड डिफाइंड बाय, तो ये तो नोटेशन हो गया। अब बात करते हैं डेफिनेशन क्या है इसकी, किस तरह से डिफाइन करते हैं। एंड डिफाइंड बाय NCR equals to NPR upon factorial R। NCR का जो फॉर्मूला होता है NPR upon factorial R। ये बात आप समझ रहे होंगे, ऑब्वियस सी बात है, फैक्टोरियल R से डिवाइड यहाँ पर क्यों दिया जा रहा है, परमुटेशन निकाल कर फैक्टोरियल R से क्यों डिवाइड दे रहे हैं, और कंप्लीट फॉर्मूला लिखना है तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल n माइनस R, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है NCR का, ठीक है ना। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा y डिवाइड बाई फैक्टोरियल r, फैक्टोरियल r का डिवाइड क्यों दिया यार, ये कॉमन सेंस वाली बात है कि npr की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैंने n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया है। अरेंजमेंट में बच्चों इंटरनल ऑर्डर मैटर करता है, ए बी और बी दो अलग अलग बातें होती हैं, लेकिन मैं यहाँ पर अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन ऑन LHS। लेफ्ट हैंड साइड देखिए मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, है ना। सिलेक्शन में ए बी और बी दोनों एक ही बात होती है, तो यहां पर न्यूमरेटर में मैंने किसकी बात की है, न्यूमरेटर में मैंने बात की है अरेंजमेंट की। तो मैंने पहले n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट अरेंज कर लिए, लेकिन अब जो r ऑब्जेक्ट्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट है, r ऑब्जेक्ट्स को इंटरनली हम कितने तरह से अरेंज कर सकते हैं, जस्ट अभी पढ़ाया था फैक्टोरियल r मेथड से हम इंटरनली अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट में हम तो उनको डिफरेंट काउंट करेंगे, लेकिन जब सिलेक्शन की बात की जाएगी तो ये जो फैक्टोरियल r अरेंजमेंट है ये क्या बन जाएंगी, आइडेंटिकल बन जाएंगी। तो आइडेंटिकल बन गई, इसीलिए फॉर्मूला निकाले हम इनसे क्या दे देते हैं, डिवाइड। तो कभी भी नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आपको निकालने तो आप परमुटेशन निकाल लीजिए, और परमुटेशन निकालने के बाद जितने ऑब्जेक्ट्स अरेंज किए उनके फैक्टोरियल से डिवाइड दे दीजिए, है ना। तो जब डिवाइड दे देंगे तो आपको पास एग्जैक्ट आपके पास सिलेक्शन आ जाएंगे, क्योंकि उनके अरेंजमेंट को आप डिफरेंट सिलेक्शन नहीं बोल सकते। और इसी फॉर्मूले के एक छोटे से क्वेश्चन के थ्रू समझाते हैं, आपको थोड़ा फील आ जाएगी ये फॉर्मूले की। There are 11 students in a class. Find number of ways to select 3 students, ठीक है ना। क्लास में 11 स्टूडेंट्स हैं और मेरे को 11 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, 11 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, नंबर ऑफ वेज बताने हैं कि 11 में से 3 स्टूडेंट को हम कितने डिफरेंट तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ सिलेक्शंस 11 में से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट करने हैं, तो बच्चों मैनर्स कितने आएंगे, 11C3, 11 बन जाएंगे गिवन ऑब्जेक्ट, और 3 क्या है, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो 11 में से 3 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के जो कॉम्बिनेशंस होंगे उसको हम 11C3 से डिनोट करेंगे। बस हमें इसकी वैल्यू बतानी, 11C3 की वैल्यू क्या होगी। तो मैंने यार इसकी वैल्यू को x सेलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं पता, मैंने कभी नहीं पढ़ा कॉम्बिनेशन, मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ, तो मैं कुछ इस तरह से चलूंगा। 11C3 परम्यूटेशन पढ़ा है, कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ा, तो मैंने इसकी वैल्यू को x सपोज कर लिया। तो अब मैं क्या काम करूंगा, जो क्लास में 11 स्टूडेंट्स से S1, S2, S3 अप टू S11, इनमें से 11 बच्चों में से 3-3 बच्चों की टीम बनाऊंगा, 3-3 बच्चों का ग्रुप बनाऊंगा। कैसे कैसे बना सकता हूं, तो मैंने यही तो बोला यार कि 11 बच्चों में से 3 बच्चों की टीम बनाइए, कितने डिफरेंट तरह से बना सकते हैं। तो एक टीम में बन गया S1, S2, S3, S1, S5, S7,
है ना, S2, S4, S11 एंड S4, S4, S5, S9 एंड अप टू सो ऑन। तो 11 बच्चों में से 3 बच्चों की जितनी भी डिफरेंट टीम बन सकती थी बच्चों, मैंने सारी टीम बना ली, है ना, सारी टीम जितनी भी बन सकती थी सारी लिख दी। और बस अब एक छोटा सा काम करना है, इनको काउंट करना है, इनको काउंट करना है। मैंने सपोज कर ली लेट काउंटिंग क्या है, एक्स काउंटिंग है, मतलब ये कितनी टीम बन रही है, एक्स टीम बन रही है। अब थोड़ा सोचिए, अब अगर हम किसी भी एक टीम को बुलाएं और उस एक टीम के अरेंजमेंट की बात करें, किसी भी एक टीम को बुलाएं, जैसे S1, S2, S3 हमारी पहली टीम है, इस टीम को अगर हम अरेंज करें, इनके इंटरनल ऑर्डर को अरेंज करें, तो एक टीम से कितनी अरेंजमेंट मिलती है, फैक्टोरियल 3। सेकंड टीम को अगर हम अरेंज करें तो सेकंड टीम से भी कितनी अरेंजमेंट मिलती है, फैक्टोरियल 3। इस तरह से हर टीम से कितनी नई अरेंजमेंट आपको मिलती जाएंगी, फैक्टोरियल 3, है ना। तो देयरफॉर अगर हम हर टीम को अरेंज कर देंगे, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ arrangements of 3 students out of 11, तो वो अरेंजमेंट कितनी आएंगे बच्चों, टीम पहले कितनी बनी थी, एक्स टीम, और किसी भी एक टीम को हमने कितने तरह से अरेंज किया था, फैक्टोरियल 3। तो टोटल कितनी अरेंजमेंट आएंगी। आप इसको ऐसे सपोज करें कि हमने एक्स टीम बनाई, अब हम इन 3 बच्चों का ग्रुप फोटो करवा रहे हैं, ग्रुप फोटो। तो आप जानते हैं ग्रुप फोटो में कोई भी S2, S1 की साइड आ जाए, S1 इधर चला जाएगा तो ग्रुप फोटो चेंज हो जाएगा। तो एक टीम से कितने ग्रुप फोटो आएंगे, फैक्टोरियल 3। दूसरी टीम से कितने आएंगे ग्रुप फोटो, फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 क्यों आएंगे, आप ऐसे समझ लीजिए जैसे हमने 3 ब्लैंक बॉक्स बना दिए, तो इस प्लेस पर 3 प्लेयर आ सकते हैं, इस पर 2, इस पर 1, तो फैक्टोरियल 3 ग्रुप फोटो आएंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 11, तो कितना हो जाएगा, हमने टीम कितनी बनाई थी, x, और एक टीम से कितने ग्रुप फोटो आए थे, फैक्टोरियल 3। तो टोटल कितने ग्रुप फोटो आ जाएंगे, x इंटू फैक्टोरियल 3। और ये जो ग्रुप फोटो है यही, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 11 में से 3 की अरेंजमेंट, और जिसको मैथमेटिकली किससे डिनोट करेंगे बच्चों, 11p3, है ना। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट मींस परम्यूटेशन। तो 11 में से 3 के परम्यूटेशन निकालने थे, तो पहले हमने सिलेक्ट कर लिया 3 बच्चों को, फिर उनका ग्रुप फोटो ले लिए, ठीक है ना। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर, द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम हियर इज क्लियरली 11p3 बाय फैक्टोरियल 3। तो पहले 11 में से 3 के अरेंजमेंट हमने निकाल लिए और उनके इंटरनल ऑर्डर से डिवाइड दे दिया, क्योंकि यहां पर इंटरनल ऑर्डर मैटर नहीं करते इन केस ऑफ कॉम्बिनेशन। आ रही है बात बच्चों समझ में, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। तो कॉम्बिनेशन में बच्चों सबसे पहले तो कुछ बेसिक बात कर लेते हैं। जैसे 8c3 निकालना है, तो 8c3 का मतलब बच्चों क्या हुआ, अपर फैक्टोरियल अपॉन लोअर फैक्टोरियल इनटू डिफरेंस फैक्टोरियल, है ना। अब फैक्टोरियल 8 को जब आप लिखेंगे तो फैक्टोरियल 8 में 1 से 5 तक के नंबर भी आ रहे होंगे, तो 1 से 5 तक के नंबर कैंसिल हो जाएंगे। तो आफ्टर कैंसिलेशन तो न्यूमरेटर में दिखाई देगा 8 into 7 into 6 और डिनोमिनेटर में दिखाई देगा 1 into 2 into 3। तो 8c3 को आप ऐसे समझ लें कि 8 के 3 फैक्टर्स डिक्रीजिंग ऑर्डर में, 8 के 3 फैक्टर डिक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे 3 नेचुरल नंबर्स का प्रोडक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 into 2 into 3, है ना। जैसे मैं बात करता हूँ 7c4 की, तो 7c4 मतलब 7 के 4 फैक्टर, 7 6 5 4, है ना। नीचे 1 से 4 तो 1 2 3 4, ये होता 7c4, डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए अब इसमें मैं पहला पॉइंट लिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, NCR इक्वल टू NCN माइनस R, यानी n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के वही मैनर होंगे जो कि n ऑब्जेक्ट्स में से n माइनस r ऑब्जेक्ट्स को रिजेक्ट करने के। इसको लिख सकते हैं, नंबर ऑफ सेलेक्शंस ऑफ r objects out of n objects is out of n object is equal to number of ways to reject n minus r objects out of n objects। बच्चों इसको फील करना, इसको ऐसे फील करना जैसे सपोज दैट मेरे 12 क्लोज फ्रेंड है ना,
तो 12 क्लोज फ्रेंड में से मेरे को 5 फ्रेंड्स को आज डिनर पार्टी पे इनवाइट करना है। 12 फ्रेंड्स हैं, 12 फ्रेंड में से मेरे को 5 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है। तो 12 में से 5 स्टूडेंट को मैं कितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ? 12C5 तरह से सिलेक्ट कर सकता हूँ। लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि 12C5 और 5 का 12 के रेस्पेक्ट में कॉम्प्लीमेंट में 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों की वैल्यू सेम होती है। 12C5 और 12C7 की वैल्यू सेम होती है। एक तरीका तो ये कि हम ये फॉर्मूला यूज कर लें कॉम्बिनेशन का, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इससे चेक करें, या फिर लैंग्वेज से समझ जाइए कि 12 फ्रेंड में से जितने डिफरेंट तरह से मैं 5 फ्रेंड्स को बुलाऊंगा उतने डिफरेंट तरह से 7 फ्रेंड रिजेक्ट होंगे। जैसे 12 में से जैसे मैंने एक बार 5 को बुलाया तो जो 5 आ गए वो तो डिनर में इंक्लूडेड है, लेकिन जो रिजेक्ट हो गए वो डिनर में इंक्लूडेड नहीं है। तो जितने सिलेक्टेड लोगों की टीम बनेगी उतनी ही रिजेक्टेड लोगों की टीम बनेगी, जितने तरह से सिलेक्शन होगा उतनी तरह से रिजेक्शन होगा। तो 12C5 और 12C7 की वैल्यू सेम होगी। सिमिलरली 8C3 और 8C5, क्योंकि 3 और 5 इन दोनों का सम 8 होता है ना, तो 5 क्या हो जाएगा? 8 का कॉम्प्लीमेंट। इसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो NCR इज इक्वल टू NCN-R। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें बच्चों एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी है, जैसे NCR का फॉर्मूला जस्ट अभी पढ़ा था मैंने, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-r। इसी फॉर्मूले में अगर मैं r को n पुट कर दूं, that is if I am going to talk about NCN, n ऑब्जेक्ट्स गिवन थे, सभी को एक साथ लेना है। तो जब r को n डालेंगे तो ये पिक्चर फैक्टोरियल 0 बन जाएगी, फैक्टोरियल 0 यानी ये 1 आ जाएगा, और ये फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो NCN की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अच्छा, अगर मैं r को 0 पुट कर दूं, r को 0 पुट कर दूंगा तो फैक्टोरियल 0 ये बन जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, ये फैक्टोरियल n बन जाएगा। तो NCN की बात करें या फिर NC0 की बात करें, दोनों की वैल्यू 1 होती है। और इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, 5 ऑब्जेक्ट्स में से पांचों ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। 5 ऑब्जेक्ट्स गिवन है, पांचों के पांचों ऑब्जेक्ट मुझे सिलेक्ट करने हैं, तो उसका एक ही तरीका होगा। और 5 ऑब्जेक्ट मेरे पास है, मुझे एक भी पसंद नहीं आ रहा तो सभी को रिजेक्ट करना है, तो सभी को रिजेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है, सभी को सिलेक्ट करने का भी एक ही तरीका होता है। 5C5 की बात करें या 5V0 की बात करें, दोनों 1 आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों आता है कि दो कॉम्बिनेशन को ऐड करने का रूल, दैट इज नोन एज पास्कल्स रूल। दो कॉम्बिनेशन को ऐड करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही रूल है, व्हिच इज नोन एज पास्कल्स रूल। पास्कल रूल क्या होता है? NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू N प्लस 1 CR। दो कॉम्बिनेशन को ऐड करने का ये रूल है ना। कैसे ऐड कर सकते हैं जरा देखिए। पहले तो आप उन कॉम्बिनेशन को ऐड कर सकते हैं जिनकी सुपर स्क्रिप्ट सेम हो और सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस आ रहा हो। सुपर स्क्रिप्ट सेम होनी चाहिए, सब स्क्रिप्ट में एक का डिफरेंस होना चाहिए, तो उनका सम डायरेक्ट लिख सकते हैं आप N प्लस 1 CR, यानी जिसकी नीचे वाली स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट बड़ी उसके ऊपर एक ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 8C2 प्लस 8C3, पहले चेक करें पास्कल रूल लगेगा या नहीं। देखिए ऊपर वाली स्क्रिप्ट सेम होनी चाहिए, नीचे का डिफरेंस होना चाहिए, नीचे का डिफरेंस दिख रहा है तो यानी हम इसको पास्कल रूल से ऐड कर सकते हो। इसका सम क्या आएगा? जिसकी नीचे वाली स्क्रिप्ट यानी सब स्क्रिप्ट बड़ी है उसके ऊपर एक ऐड कर दीजिए, दैट इज 9C3, ठीक है ना। अब मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, तो भाई बेसिक डेफिनेशन से चलते हैं। NCR का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस r प्लस NCR माइनस 1 का फॉर्मूला फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, यानी n माइनस r प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब मैं दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेना चाहता हूं। देखिए फैक्टोरियल n तो कॉमन है ही सही, लेकिन यहाँ पर नोटिस कीजिए यहाँ पर फैक्टोरियल r है, यहाँ पर फैक्टोरियल r माइनस 1 है, तो अगर इससे कुछ कॉमन निकालना है तो इस टर्म को मुझे रेड्यूस करना पड़ेगा, है ना। सिमिलरली ये वाला टर्म देखिए फैक्टोरियल n माइनस r और फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1, तो ये नंबर बड़ा है, n माइनस r प्लस 1 बड़ा, ये छोटा है, तो अब की बार रेड्यूस किसको करेंगे हम? इसको, जिस पर मैंने सर्कल बनाया मैं उनको रेड्यूस करूंगा। यहाँ पर फैक्टोरियल r में रिडक्शन फार्मूला लगाऊंगा, यहाँ पर इधर रिडक्शन फार्मूला। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r को कैसे रेड्यूस कर सकते हैं? r इंटू फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू
फैक्टोरियल n माइनस आर प्लस फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इनटू, इसको रिड्यूस कर देते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला बच्चों ये होता था ना, फैक्टोरियल n को रिड्यूस करना तो कैसे लिखते थे, n इनटू फैक्टोरियल n माइनस 1। फैक्टोरियल 5 को रिड्यूस करना हो तो 5 इनटू फैक्टोरियल 4। तो ये रिडक्शन फॉर्मूला जिसका मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, ये बन जाएगा n माइनस आर प्लस 1 इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, ऐसा कुछ बन गया, ठीक है ना। अब कॉमन उठाइए, कॉमन क्या क्या ले सकते थे, फैक्टोरियल n न्यूमरेटर से कॉमन आ रहा है, फैक्टोरियल r माइनस 1 डिनोमिनेटर से कॉमन आ रहा है, और फैक्टोरियल n माइनस r भी कॉमन आ रहा है। तो जो जो टर्म कॉमन मिल रहे थे इनको मैंने पिक कर लिया, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इनटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस r। जो टर्म बच रहे हैं उनको नोट कर लेते हैं, 1 बाई r पहले से आ जाएगा, दूसरे आएगा 1 अपॉन n माइनस r प्लस 1। तो इनका अगर एलसीएम ले लिया जाए, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n माइनस r, तो इनका सम आएगा n माइनस r प्लस 1 प्लस r इंटू n माइनस r प्लस 1। तो r से r कैंसिल हो गया, तो n प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये सम LHS क्या आ रहा है, फैक्टोरियल n में n प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, n प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल n अपॉन नीचे था r आ जाएगा फैक्टोरियल r माइनस 1 के साथ में, इन दोनों को क्लब कर लिया इंटू ये जो नंबर आ रहा है n माइनस आर प्लस 1, इसको इसके साथ, देखिए r को तो मैंने r माइनस 1 के साथ क्लब कर दिया, इसको इसके साथ क्लब कर देते हैं, n माइनस आर प्लस 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस आर, ठीक है ना। तो दिस टुगेदर विद दिस ये बन जाएगा फैक्टोरियल ऑफ n प्लस 1 एंड दिस टुगेदर विद दिस ये बन जाएगा फैक्टोरियल r एंड दिस टुगेदर विद दिस बन जाएगा n माइनस r प्लस 1। और फाइनली देख लीजिए यार, ये एग्जैक्टली वही फॉर्मूला आ गया, n प्लस 1 सी आर। इसमें आप फॉर्मूला लगाइए, फैक्टोरियल अपर फैक्टोरियल अपॉन लोअर इनटू डिफरेंस, ठीक है ना। तो ये पास्कल रूल का आपका प्रूफ हो गया, ठीक है ना बच्चों। चलिए आप कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स कर लेते हैं। A gathering of 101 people, in a gathering of 101 people, each one makes a handshake with the other. इन आप ऐसा समझ लीजिए, एक बर्थडे पार्टी में 101 पीपल इनवाइटेड हैं, है ना, और होस्ट कपल इंक्लूड करते हुए, होस्ट पेयर होस्ट पर्सन को इंक्लूड करते हुए 101 पीपल इंक्लूडेड हैं, और हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से हाथ मिलाता है। तो आपको बताना है फाइंड नंबर ऑफ हैंडशेक। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम है। सोचिए, देखिए 101 पीपल हैं एक पार्टी में, और उस पार्टी में हर एक पर्सन एक दूसरे पर्सन से हाथ मिला रहा है। बताना यार कितने हैंडशेक होंगे। तो यार ऑब्वियस ही बात है कि 101 पीपल में से, 101 पर्सन में से जितने डिफरेंट मैनर से मैं 2 पर्सन सिलेक्ट करूंगा, क्योंकि हर 2 पर्सन के बीच में एक बार हैंडशेक होगा। आ रही है बात समझ में? तो 101 पर्सन में से जितने डिफरेंट मैनर से मैं 2 पर्सन सिलेक्ट करूंगा उतने हैंडशेक होंगे। तो लिख देते हैं यहाँ पर, नंबर ऑफ हैंडशेक इक्वल टू number of ways of selecting 2 people out of 101। ये 101 पर्सन में से जितने डिफरेंट मैनर से मैं 2 पर्सन सिलेक्ट करूंगा उतने हैंडशेक होंगे। और 101 पर्सन में से 2 पर्सन सिलेक्ट करने तो नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको हम, कितने आ जाएंगे 101 C2, वैल्यू भी निकाल सकते हैं 101 इंटू 100
बाई 2 से कैंसिल कर दीजिए 50 और आपको आप समझ में आ गया होगा कि बर्थडे पार्टी में 101 पीपल क्यों थे, बिकॉज इसका आंसर देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग नंबर है 50-50। ठीक है ना। आई थिंक आपने इस नंबर की स्टोरी सुनी होगी और नहीं सुनी है तो टाइम आने पर मैं सुनाऊंगा, आज मूड बिल्कुल भी नहीं सुनाने का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन there are n points in a plane there are n points in a plane no three of which are collinear no three of which are collinear find first part है number of straight lines find number of straight lines by joining these points। second part है number of triangles। ठीक है ना। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा बच्चों। अच्छा यहाँ पर हो सकता है यार ये वाला डेटा आपको ड्यू टू फोटो दिख ना रहा हो, तो आई एम गोइंग टू राइट हियर 101 C2 था, 101 C2 मैंने लिखा 101 इंटू 100 बाई 2 से कैंसिल किया 50 और आंसर आया 5050। बोला था इसकी स्टोरी सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो सुनाऊंगा। चलिए मूव करते हैं आगे पार्ट में। देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन नो थ्री ऑफ विच आर कोलिनियर। एक प्लेन में n पॉइंट है जिनमें से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है, है ना। अब इस पे मैंने 2 क्वेश्चन पूछे हैं। फाइंड पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस बाय जॉइनिंग दीस पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो बच्चों आप इसे समझिए प्लेन में n पॉइंट्स हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आई थिंक 2 पॉइंट सफिशिएंट होते हैं कि कोई भी 2 पॉइंट का एक सेट एक लाइन प्रोड्यूस करता है। तो स्ट्रेट लाइन उतनी ही बनेगी जितने डिफरेंट मैनर में से मैं n पॉइंट में से 2 पॉइंट सिलेक्ट करूंगा, है ना। तो लैंग्वेज लिख देते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस इक्वल टू number of ways of selecting 2 points out of n given points। यानी n पॉइंट में से 2 पॉइंट को जितने डिफरेंट तरह से सिलेक्ट करेंगे उतनी लाइन बनेगी। तो n पॉइंट गिवन थे, 2 सिलेक्ट करने थे, कितने सिलेक्शन आएंगे NC2। तो स्ट्रेट लाइन बच्चों कितनी बन गई NC2। ये तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। सेकंड पार्ट था अपना नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स कितने बनेंगे, n पॉइंट पिक्चर में गिवन है, बोर्ड पर n पॉइंट्स गिवन है, उससे आपको ट्रायंगल बनाना है। तो सीधी सी बात है यार, कोई भी 3 पॉइंट का एक सेट एक ट्रायंगल प्रोड्यूस करेगा, है ना। क्यों करेगा, क्योंकि मैंने पहले मेंशन कर रखा है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अगर कोलिनियरिटी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी रैंडम 3 पॉइंट पिक कर लेंगे, उनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो टोटल उतने ही डिफरेंट ट्रायंगल बनेंगे जितने डिफरेंट मैनर में से आप n में से 3 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, है ना। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 points out of n given points and that comes out to be NC3। ठीक है ना। तो ट्रायंगल बनेगी NC3 और स्ट्रेट लाइन बनेगी NC2। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से चल रहे हैं, एक एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए क्योंकि धीरे धीरे 1 बाई 1 जैसे देखते जाएंगे कि लेवल अच्छा होता चला जाएगा क्वेश्चंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड
number of find number of diagonals in a polygon having n sides। एक पॉलीगन है और उस पॉलीगन में n साइड्स हैं, मुझे बताना है उसमें कितने डायगोनल्स बनेंगे, है ना। तो हमने कुछ n पॉइंट्स बना लिए, है ना, n पॉइंट्स मार्क कर लिए हमने यहाँ पर। अब हमको बताना है कि अगर हम इनको लाइन सेगमेंट से ज्वाइन करेंगे तो पॉलीगन तो बन ही जाएगा, लेकिन हमें यहाँ पर बताना है इस पॉलीगन में डायगोनल्स कितने मिलेंगे। तो जरा देखिएगा बच्चों, जैसे मैंने इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से ज्वाइन किया, दो कंसेक्यूटिव वर्टेक्स को ज्वाइन किया तो उससे क्या मिल रहा है, साइड। इसको इससे ज्वाइन किया तो क्या मिली, साइड। लेकिन अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, डायगोनल। इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, डायगोनल। इसको इससे ज्वाइन किया क्या मिला, डायगोनल। इसको इससे ज्वाइन किया क्या मिला, साइड, है ना। तो हमने ये फील किया कि अगर हम पॉलीगन के कोई भी दो वर्टेक्स को ज्वाइन करते हैं तो दो वर्टेक्स को ज्वाइन करने से दो डिफरेंट तरह की इवेंट होती है, या तो पॉलीगन की साइड बनती है या फिर पॉलीगन का डायगोनल। अगर आप दो वर्टेक्स ज्वाइन करिए तो देखिए कंप्लीट पॉलीगन भी बन गया, ये देखिए, और सारे डायगोनल भी बन गए, है ना। तो अगर हम n वर्टिसेस में से कोई भी दो वर्टेक्स सेलेक्ट करें, n वर्टिसेस में से दो वर्टिसेस का सिलेक्शन कितने तरह से हो सकता है, nc2। तो जैसे ही हम n में से दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करके लाइन सेगमेंट बनाएंगे तो इससे पॉलीगन की सारी साइड्स भी बन जाएंगी और सारे डायगोनल्स भी बन जाएंगे। तो अगर हम nc2 की बात करें, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ साइड्स प्लस नंबर ऑफ डायगोनल्स। यानी सारी साइड्स भी बन रही हैं और सारे डायगोनल्स भी बन रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स। तो नंबर ऑफ साइड्स तो ऑब्वियस सी बात है, नंबर ऑफ साइड्स कितनी, अगर पॉलीगन n साइडेड है, ये तो मैंने मेंशन कर ही रखा है, n साइडेड पॉलीगन है, तो यहाँ पर ये वैल्यू n बन जाएगी। देयरफॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देयरफॉर number of diagonals, number of diagonals का फॉर्मूला आ गया nc2 minus n। तो बच्चों बहुत से छोटे मोटे इंजीनियरिंग एग्जाम में तो एक क्वेश्चन ही डायरेक्ट पूछ लेते हैं, है ना। तो ये सारे रिजल्ट मतलब बहुत ही बेसिक है, पता ही होना चाहिए। n इंटू n माइनस 1/2, तो n अगर मैं कॉमन ले लूँ तो n इंटू n माइनस 3/2, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देयर आर 10 पॉइंट्स, there are 10 points in a plane no three being collinear except 4, no three being collinear except 4 which are in the same line। which are in the same line, find। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा नंबर ऑफ लाइंस, लाइंस कितनी बना सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है मेरा नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, कितनी लाइंस बना सकते हैं, कितने ट्राइंगल्स बना सकते हैं। तो देखिए क्या बोला गया है, there are 10 points in a plane, no three being collinear except 4 which are in the same line, find number of lines, number of triangles। तो क्वेश्चन है कि यार एक प्लेन में 10 पॉइंट्स हैं, है ना, 10 में से 4 पॉइंट्स कोलिनियर, 4 पॉइंट तो कोलिनियर है, लेकिन इन 4 को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे हुए में से कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है। अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा, बताइए इस केस में लाइंस कितनी बनेंगी और ट्राइंगल्स कितने बनेंगे। तो इसको कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर लेते हैं यार, 4 पॉइंट कोलिनियर है, 4 के अलावा कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं है,
तो 4 पॉइंट तो हमने यहाँ पर ले लिए, एक लाइन पर ले लिए 1 2 3 4। बाकी बचे 6 पॉइंट हमने एक सर्कल के आर्क पर ले लिया। सर्कल के आर्क पर लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी 3 पॉइंट कोलिनियर नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6। ऐसा जरूरी नहीं, बस आपको समझाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम, थोड़ा फील आ जाए, समझ में आ जाए। तो 4 पॉइंट तो कोलिनियर है, बाकी 6 कोलिनियर नहीं है, है ना। अब मेरा क्वेश्चन है कि लाइंस कितनी बनेंगी, है ना। तो मैं रिवर्स थॉट के थ्रू चल रहा हूँ कि मेरे पास टोटल कितने पॉइंट्स पिक्चर में गिवन है, 10 पॉइंट्स। टोटल कितने पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स। और मैं जानता हूँ कि कोई भी 2 पॉइंट का एक सेट एक लाइन प्रोड्यूस करता है, तो मैक्सिमम इससे कितनी लाइंस बननी चाहिए थी, 10 C2 लाइंस बननी चाहिए थी। भाई 10 पॉइंट है, कोई भी 2 पॉइंट का एक सेट एक लाइन प्रोड्यूस करता है, इससे मैक्सिमम कितनी लाइन बननी चाहिए थी, 10 C2। लेकिन यहाँ पर बच्चों कुछ लाइंस का लॉस होगा। लॉस इसलिए होगा क्योंकि इसमें कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हैं। तो जैसे मैं इसको इसके साथ ज्वाइन करूं तो एक लाइन मिल जाएगी, लेकिन वही लाइन तो इसको इससे ज्वाइन कर तब भी वही लाइन मिलेगी, इसको इससे ज्वाइन कर तब भी वही लाइन मिलेगी, इसको इससे ज्वाइन करेंगे तब भी वही लाइन मिलेगी। यानी बहुत सारी लाइंस का यहाँ पर लॉस हो रहा है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस कैसे निकालेंगे इस केस में? तो पहले तो मैं बोलूंगा कि 10 पॉइंट में से कोई भी 2 पॉइंट का सिलेक्शन किया जाए तो टोटल कितनी लाइंस बननी चाहिए थी। यानी अगर कोलिनियरिटी नहीं होती तो हमको मैक्सिमम कितनी लाइन मिलती, 10 C2 इतनी लाइन मिलती। बट ड्यू टू कोलिनियरिटी कुछ लाइन का लॉस होगा। कैसे? जैसे ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर है, इन 4 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट कितनी लाइन को प्रोड्यूस करने का था, इन 4 पॉइंट से कितनी लाइन प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, इन 4 पॉइंट से 4 C2 लाइंस प्रोड्यूस होनी चाहिए थी, जो ये प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये कोलिनियर है, इसलिए मैंने इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन 1 ऐड कर दिया। 1 क्यों ऐड किया? 1 ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एक लाइन तो मिल ही रही है ना यार इनसे। आ रही है बात समझ में? तो 10 C2 कितना होता है, 10 into 9/2 दैट इज 9 5 का 45 minus 4 C2 आई थिंक 4 into 3/2 6 होगा प्लस 1। तो 9 plus 5 45 plus 1 46 minus 6 that comes out to be 40। आ रही है बात बच्चों समझ में? तो ये आ गया। इसी क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड मेथड से करना चाहूँ, ये तो हमारा फर्स्ट मेथड था नंबर ऑफ लाइंस निकालने का। कुछ बच्चे इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, सर अगर लाइन चाहिए तो एक काम करिए, जैसे आप इसको बोल दीजिए, ये जो 6 पॉइंट दिख रहे हैं सर्कल के आर पर, इसको सेट 1 बोल दीजिए, दिस इज द फर्स्ट सेट। और ये जो 4 पॉइंट दिख रहे हैं, ये जो नंबर ऑफ चारों पॉइंट कोलिनियर, इसको सेट 2 बोल दीजिए। तो अब मुझे लाइन बनानी है, तो मैं लाइन कैसे बना सकता हूँ कि अगर मैं दोनों पॉइंट एक ही सेट 1 से उठा लूं, दोनों पॉइंट सेट 1 से उठा लूं तो लाइन मिल जाएगी। 6 पॉइंट में से 2 पॉइंट 6 C2 तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। आप ऐसे भी लाइन बना सकते हैं कि एक पॉइंट सेट 1 से ले, एक पॉइंट सेट 2 से ले। एक पॉइंट सेट 1 से लेंगे तो कितने माइनस आएंगे 6 C1, और एक पॉइंट सेट 2 से लेंगे कितने माइनस आएंगे 4 C1, है ना। या फिर आप दोनों पॉइंट सेट 2 से ले लें, दोनों पॉइंट सेट 2 से लेंगे तो आप कोई भी दो ले, देखिए लाइन एक ही बनेगी। सेट 2 में 4 पॉइंट है, लेकिन इनके कोई भी 2 पॉइंट से लाइन सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोड्यूस होगी, इसलिए यहाँ पे अलर्ट रहना है। 6 C2 बटा होता है 15, 6 C1 into 4 C1, 6 4 24 प्लस 1, आई थिंक ये आपका आ रहा है फिर से 40, है ना, मैच कर रहा है। अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट चाहिए, 3। अपने पास अवेलेबल कितने पॉइंट है, 10, है ना। तो मैक्सिमम में बात कर रहा हूं, अगर कोलिनियरिटी नहीं होती तो 10 में से कोई भी 3 पॉइंट का एक सेट एक ट्रायंगल प्रोड्यूस करता, यानी मैक्सिमम कितने ट्रायंगल प्रोड्यूस होते हैं, 10 C3, है ना। लेकिन ड्यू टू कोलिनियरिटी कुछ ट्रायंगल का लॉस हो रहा है ना। ये जो 4 पॉइंट कोलिनियर हैं, ये वाले 4 पॉइंट, इन 4 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट कितने ट्रायंगल प्रोड्यूस करने का था, इनसे कितने ट्रायंगल प्रोड्यूस होने चाहिए थे, 4 C3, जो प्रोड्यूस नहीं हो पाएंगे, है ना, क्योंकि कोलिनियर है और इनसे कोई भी ट्रायंगल बनेगा नहीं। लाइन तो बन जाती है, इसलिए हमने लाइन वाले केस में तो +1 किया था, लेकिन ट्रायंगल एक भी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो इसका आंसर आएगा 10 C3 माइनस 4 C3। इसको कुछ लोग अगर डिफरेंट मेथड से करें तो मेथड 2 आप ये यूज कर सकते हैं कि आपको 3 पॉइंट चाहिए तो दोनों पॉइंट ऑफ सेट 1 से ले लें, दोनों पॉइंट सेट 1 से ले लें। कितने पॉइंट है सेट 1 में, 6 पॉइंट। 2 पॉइंट सेट 1 से लें, सॉरी ऐसे काउंट कर लें कि तीनों पॉइंट सेट 1 से ले लें, 2 सेट 1 से ले, 1 सेट 2 से ले लें, 6 C2 into 4 C1। या फिर आप ऐसे भी चल सकते हैं कि सेट 1 से 1 ले लें, सेट 1 से 1 यानी 6 C1
और सेट 2 से 2 ले लें 4C2 है ना। अब आगे कुछ मत करना, तीनों पॉइंट सेट 2 से नहीं ले सकते क्योंकि सेट 2 में सारे कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो अब देखेंगे कि इन दोनों की वैल्यू सेम आती है। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, consider six vertices of a regular hexagon and its center. How many number first straight lines, how many straight lines? Second, triangles can be formed with these 7 points. तो देखिए इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया है, एक रेगुलर हेक्सागन गिवन है, तो रेगुलर हेक्सागन के 6 वर्टिसेस गिवन है, एंड इट्स सेंटर, सेंटर मतलब इसका जो सर्कम सर्कल होगा उसका सेंटर, ये इसका सेंटर, तो ओवरऑल 7 पॉइंट्स गिवन है। अब इस मेरा क्वेश्चन है यार कि इसमें बताइए कितनी स्ट्रेट लाइंस आप बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आएंगी, है ना। तो नंबर ऑफ लाइंस, तो अपन क्या कर रहे हैं, पहले तो मैक्सिमम आंसर निकाल लेंगे, फिर जो आंसर एक्स्ट्रा उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो मेरे को तो पूरी पिक्चर में 7 पॉइंट दिख रहे हैं और मैं जानता हूं कि कोई भी 2 पॉइंट का एक सेट एक लाइन प्रोड्यूस करता है, तो 7 पॉइंट से मैक्सिमम कितनी लाइन बननी चाहिए थी, 7C2, मैक्सिमम तो 7C2 लाइन बननी चाहिए थी। लेकिन अब आप देखिए कोलिनियरिटी का केस, देखिए ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, ये हेक्सागन का सेंटर है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे, इवन ये 3 भी कोलिनियर हो जाएंगे यार, ये वाले 3, ये 3 भी कोलिनियर होंगे और ये वाले 3, है ना। तो इसमें 3 पॉइंट के 3 सेट्स ऐसे दिख रहे हैं जो कोलिनियर हैं, और अगर पॉइंट्स में कोलिनियरिटी है तो ऑब्वियसली कुछ लाइंस का लॉस होगा यहाँ पर। तो कितने पॉइंट्स, कितने सेट कोलिनियर है, 3 सेट्स कोलिनियर है। तो मैं केवल पहले सेट की बात कर रहा हूँ, इन 3 पॉइंट का कॉन्ट्रैक्ट कितनी लाइन प्रोड्यूस करने का था, इन 3 पॉइंट से कितनी लाइन प्रोड्यूस होती अगर ये कोलिनियर नहीं होते, तो 3C2 लाइंस प्रोड्यूस होती। 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि ऐसे एक ने ऐसे 3 सेट है, एक सेट ये रहा, एक ये वाला सेट है और एक ये वाला सेट है ना। लेकिन +3 कर रहा हूँ, +3 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि 3 लाइन तो बनेगी ना यार, एक देखो ये लाइन मैंने बनाई हुई है, एक ये लाइन बनाई है और एक ये लाइन बनाई है, तो +3 कर दिया, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका आएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें कुछ स्टूडेंट एक अल्टरनेट अप्रोच भी देते हैं, कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर आपने जो डायग्राम बनाया है अगर थोड़ा सा रुककर सोचा जाए और ये ऑब्जर्व किया जाए कि लाइन को प्रोड्यूस करने में ये जो सेंटर है इसका कोई भी रोल नहीं है। जैसे अगर हमने ये 6 पॉइंट मार्क कर लिए, अब जैसे मैंने कोई भी, जैसे मैंने इसको और इसको पिक किया, तो इसको पिक करके जो लाइन मैंने बनाई वो ऑब्वियसली सेंटर से पास हो रही है, नहीं अगर मैं इन दोनों को पिक करके जो लाइन बनाऊंगा वो ऑब्वियसली पहले से ही इन दोनों को पिक करके बन चुकी है ना। और जो मैं इसको और इसको पिक करके लाइन बनाऊंगा वो ऑटोमेटिकली इसके और इसको पिक करके लाइन ऑटोमेटिकली बन गई है। इट मींस दैट देयर इज नो रोल ऑफ सेंटर टू प्रोड्यूस न्यू लाइंस, यानी सेंटर को ले लें या छोड़ दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेंटर को लेने से कोई भी नई लाइन प्रोड्यूस नहीं हो रही है, क्योंकि सेंटर को लेंगे तो वो लाइन पहले से ही कोई 2 वर्टेक्स के कॉम्बिनेशन से बन चुकी है। तो इट मींस लाइंस उतनी ही बनेंगी जितनी 6 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस को सिलेक्ट करके बन रही थी,
तो लाइंस अपनी आ जाएंगे 6C2, ठीक है क्या। अब बात करते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स की, है ना। ट्राइंगल कितने बनेंगे, तो वर्टिसेस 7 है भाई, मैं रिवर्स अप्रोच लगा रहा हूं। तो 7 में से कोई भी 3 पॉइंट, 7 में से कोई भी 3 पॉइंट मैं कितने डिफरेंट तरह से पिक कर सकता हूँ, 7C3 तरह से पिक कर सकता हूँ 3 पॉइंट, है ना। लेकिन अगर मैंने ये वाले 3 पॉइंट पिक कर लिए, ये वाले 3 पॉइंट, तो यार इन 3 पॉइंट से तो कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा क्योंकि ये कोलिनियर है। इवन मैंने अगर ये वाले 3 पिक कर लिए तो भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा, और ये 3 पिक कर लिए तो भी कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल निकालना है तो इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 7C3 मैक्सिमम आएगा, लेकिन 3 कोलिनियरिटी की वजह से ट्रायंगल नहीं बन पाएंगे। आ रही बात समझ में। अच्छा, इसमें कुछ बच्चे ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर ये तो टोटल ट्रायंगल बन गए, इनमें से इक्विलैटरल कितने होंगे। ये आपने ट्रायंगल बनाए हैं, इनमें से इक्विलैटरल ट्रायंगल कितने होंगे। If we talk about equilateral triangle, तो बच्चों ये पॉलीगन कैसा है, रेगुलर हेक्सागन है। तो ये जो छोटे छोटे ये सेंटर दिख रहा है आपको, आप जानते हैं रेगुलर हेक्सागन का इंटीरियर एंगल 120 होता है, और ये जो डायगोनल इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर होता है तो 60 60 60। तो ये छोटे छोटे जितने ट्रायंगल 6 देख रहे हैं, ये सारे के सारे इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 6 तो ऐसे ही मिल गए, और 2 उस तरह से मिलते हैं जैसे आप इसको बेंजीन के स्ट्रक्चर की तरह देखें तो देखिए, एक तो ये बन गया, आप अल्टरनेट वर्टिसेस पिक करें, 135 ले लें या फिर 246, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बना, है ना, और एक ट्रायंगल, अच्छा ये थोड़ा सा और एक ये बन रहा है, मैं अलग से बना दूं क्या, हाँ अलग से बना दूंगा, थोड़ा फील आ जाएगी। तो देखिए 2 ट्रायंगल तो ये बन जाए, अल्टरनेट वर्टिसेस पिक कर लीजिए आप, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल ये बन जाएगा, है ना। सिमिलरली एक आपका ये बन जाएगा, अरे बस ये 135 से बनेगा, ये 246 से बनेगा, तो ये 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल ये हो गया, 6 ये, तो टोटल कितने बनेंगे, 2 + 6 दैट इज इक्वल टू 8। 8 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स बन जाएंगे, ठीक है बच्चों। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर देख लीजिए कौन सा था, 6। There are 6 equispaced parallel lines which are cut by another set of 5 equispaced parallel lines. Equispaced parallel lines. Full stop. Find number of parallelograms. ये क्वेश्चन है ना। तो एक प्लेन में क्या है, 6 इक्विस्पेस पैरेलल लाइंस हैं व्हिच आर कट बाय अनदर सेट ऑफ 5 इक्विस्पेस पैरेलल लाइंस। जैसे ये 6 पैरेलल लाइन ले ली, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये एक पैरेलल लाइन का सेट हो गया, दूसरा सेट ये 5 पैरेलल लाइंस है, 1 2 3 4 5, है ना। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इसमें से पैरेललोग्राम कितने बना सकते हैं आप, कितने डिफरेंट पैरेललोग्राम बना सकते हैं। तो देखिए पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम बनाने के लिए मुझे 2 लाइन, देखिए इस ये जो फैमिली है इसमें कितनी लाइंस है अपने पास, 5 लाइंस हैं, और जो ये वाली फैमिली दिख रही है इसमें कितनी लाइन दिख रही है, 6 लाइंस।
तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए मेरे को एट ए टाइम 4 लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी। कितनी लाइन सिलेक्ट करनी पड़ेंगी? 4। 2 लाइन मेरे को इस सेट से चाहिए होंगी और 2 लाइन इस सेट से, यानी पहले सेट से कोई भी 2 लाइन ले और दूसरे सेट से कोई भी 2 लाइन ले तो इनके सिलेक्शन 100% एक पैरेललोग्राम बनेगा। जैसे कि पहले सेट से मैंने एक ये लाइन पिक की, एक ये लाइन पिक की और दूसरे सेट से एक ये पिक की और एक ये पिक की। तो देखिए पैरेललोग्राम किस तरह से बन रहा है। तो ये लाइन पिक की है तो ये साइड आ जाएगी और यहाँ से मैंने इसको पिक किया है, वर्टिकल में ये दोनों पिक किए हैं। वर्टिकल नहीं बोल सकते, पैरेललोग्राम में स्लैंटेड हो सकती है। इधर से ये पिक किया तो देखिए एक पैरेललोग्राम अपना बन के तैयार हो गया। आ रही बात समझ में? तो एनी सेट ऑफ 2 लाइन्स फ्रॉम सेट 1 एंड 2 लाइन्स फ्रॉम सेट 2 विल ऑलवेज प्रोवाइड ए पैरेललोग्राम, है ना। तो नंबर ऑफ पैरेललोग्राम की अगर आप मेरे से बात करेंगे, इसको ऐसे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स इक्वल टू पहले सेट में से कोई भी 2 लाइन 5c2 और सेकंड सेट में 6 लाइन है, इनमें से कोई भी 2 लाइन पिक कर लीजिए तो इनके कॉम्बिनेशन से आपको हमेशा एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। 5c2 10 होता है, 6c2 कितना होता है 15, 15 into 10 that comes out to be 150। ठीक है बच्चों, चलिए आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में और कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हाँ ध्यान रखिएगा, मैं आज आपको होमवर्क दूंगा और बता भी दूंगा उनमें से आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं और उन क्वेश्चंस का डिस्कशन पहले लिया जाएगा नेक्स्ट क्लास में, उसके बाद हम आगे की क्लास में मूव करेंगे। चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।